दोस्तों, क्या हो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी और बाकी सब कुछ सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम निकले और असली दुनिया उससे कहीं ज्यादा डरावनी हो। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने उस झूठी दुनिया के खिलाफ बगावत कर दी। कहानी शुरू होती है थॉमस एंडरसन नाम के लड़के से। दिन में वो एक आम इंसान की तरह मेटाकॉर्टेक्स नाम की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, लेकिन रात होते ही वही आदमी बन जाता है एक अलग शख्स जिसका नाम है नियो। नियो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उसकी दूसरी पहचान है। रात में वो एक उदास, अकेला और रहस्यमय हैकर बन जाता है जो अंडरवर्ल्ड के लोगों को इलीगल प्रोग्राम्स बेचता है और इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में एक ही नाम खोजता रहता है, मॉर्फियस। नियो लंबे समय से मॉर्फियस के बारे में जानना चाहता है। उसे लगता है कि इस आदमी के पास किसी बहुत बड़े राज की चाबी है। फिर एक रात उसके कंप्यूटर पर अचानक एक अजीब मैसेज आता है। उसे कहा जाता है व्हाइट रैबिट को फॉलो करो। पहले तो ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और उनमें एक लड़की होती है जिसके कंधे पर सफेद खरगोश का टैटू बना होता है। ये लोग नियो के पहचान वाले होते हैं। नियो उस इशारे को समझ जाता है और उनके पीछे पीछे एक नाइट क्लब तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है। ट्रिनिटी दुनिया की सबसे खतरनाक और मशहूर हैकर में से एक है। नियो हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसका नाम जानती है। ट्रिनिटी उसे कहती है कि मुझे पता है नियो कि तुम किस चीज की तलाश में हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच्चाई तक पहुंचा सकती हूँ। अगले दिन नियो देर से ऑफिस पहुंचता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी फिर पलट जाती है। ऑफिस के अंदर एजेंट्स पहुंच जाते हैं। उन्हें शक है कि नियो को मॉर्फियस के बारे में कुछ पता है। तभी नियो को एक पार्सल मिलता है। उसके अंदर एक सेलफोन होता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ खुद मॉर्फियस होता है। वो नियो को एजेंट से बचकर निकलने के लिए रास्ता बताता है। काफी छिपने के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो लोग उसे एजेंट स्मिथ के पास लेकर जाते हैं। स्मिथ उससे पूछताछ करता है। वो उसे एक डील देता है, अगर नियो मॉर्फियस तक पहुंचने में उनकी मदद कर दे तो उसे एक नई साफ सुथरी जिंदगी मिल सकती है। लेकिन थॉमस एंडरसन यह सौदा ठुकरा देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने जैसा था। एजेंट उसका मुंह बंद कर देता है, जैसे उसका मुंह गायब हो गया हो। फिर वो उसके शरीर में उसकी नाभि के रास्ते एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है। कुछ देर बाद नियो अपने अपार्टमेंट में जागता है। उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसे एक और कॉल आता है। इस बार मॉर्फियस ने अपनी टीम के लोगों को भेजा होता है। उनमें ट्रिनिटी भी होती है। वे लोग नियो को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन पहले उसके शरीर से वह ट्रैकिंग डिवाइस निकालते हैं जो एजेंट्स ने उसमें डाला था। अब नियो को यकीन हो जाता है ये सब सपना नहीं था। आखिरकार उसकी मुलाकात होती है उस इंसान से जिसे वो इतने समय से खोज रहा था, मॉर्फियस। मॉर्फियस उससे कहता है कि वो जो दुनिया देख रहा है शायद वो असली दुनिया है ही नहीं। और फिर वो नियो को 2 गोलियां दिखाता है। ब्लू पिल, सब भूल जाओ और पुरानी जिंदगी में लौट जाओ। रेड पिल, सच जानो और देखो कि ये दुनिया असल में क्या है। नियो कुछ पल सोचता है और फिर रेड पिल चुनता है। जैसे ही नियो लाल गोली लेता है, उसके सामने का आईना पिघलता हुआ सा दिखता है और उसके शरीर से लिपटने लगता है। उसका शरीर जवाब देने लगता है और फिर वह जागता है, लेकिन इस बार वो किसी कमरे में नहीं बल्कि एक पॉड के अंदर है। उसके शरीर पर तार लगे हैं। वो कमजोर है, घबराया हुआ है और उसके आसपास हजारों लाखों ऐसे इंसान नजर आते हैं जो अलग अलग पॉड्स में बंद पड़े हैं। हर इंसान मशीनों से जुड़ा हुआ है। यही है असली दुनिया। मॉर्फियस और उसकी टीम उसे वहां से बचाकर अपने जहाज पर ले जाते हैं। नियो की हालत बहुत खराब होती है। उसका शरीर कभी असली दुनिया में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। वो कमजोर था और सबसे बड़ी बात, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ दिन बाद जब नियो थोड़ा संभलता है तो मॉर्फियस उसे एक सिमुलेशन में ले जाता है ताकि उसे सच समझाया जा सके। वो उसे बताता है कि जिस दुनिया को नियो अब तक असली समझता था वो असल में एक कंप्यूटर सिमुलेशन था। उस सिमुलेशन का नाम था द मैट्रिक्स, यानी जो जिंदगी वह पहले जी रहा था वह सब असली नहीं था, वह बस एक प्रोग्राम था। मॉर्फियस उसे बताता है कि कई साल पहले इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध हुआ था। मशीनें इंसानों के बनाए हुए टूल्स थी, लेकिन एक समय के बाद वही मशीनें इंसानों के खिलाफ हो गयी। इंसानों ने मशीनों की पावर खत्म करने के लिए आसमान को ढक दिया ताकि सूरज की रोशनी धरती तक न पहुँचे, क्योंकि मशीनों की सबसे बड़ी एनर्जी वही थी। लेकिन फिर भी इंसान युद्ध में हार गए। मशीनों ने बची हुई मानवता को खत्म नहीं किया बल्कि उन्हें एनर्जी सोर्स बना लिया। हर इंसान को पॉड्स में बंद कर दिया, उनके दिमाग को मैट्रिक्स से जोड़ दिया और उन्हें एक नकली दुनिया दिखाकर उनकी पूरी जिंदगी कंट्रोल कर ली। यानी नियो जन्म से ही एक फेक दुनिया में जी रहा था। उसे लगा वो आजाद है, लेकिन असल में वो कभी आजाद था ही नहीं। अब नियो की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। वो अब सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं रहा, अब वो इंसानों और मशीनों के बीच चल रही जंग का हिस्सा था। उसे सिखाया जाता है कि कैसे लड़ना है, कैसे मैट्रिक्स के रूल को समझना है और उन्हें
कैसे मोड़ना है। वो बहुत तेजी से मार्शल आर्ट सीखता है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मैट्रिक्स के अंदर सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है, लेकिन सबसे खतरनाक है एजेंट्स। मॉर्फियस उसे समझाता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी इंसान अभी तक अनप्लग नहीं हुआ वो कभी भी एजेंट बन सकता है। मतलब जिसे तुम आम आदमी समझ रहे हो वो अगले ही पल तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। एजेंट्स हर जगह हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। इसी दौरान नियो को एक और बड़ी बात बताई जाती है, द वन यानी मसीहा की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि बहुत पहले एक इंसान था जो मैट्रिक्स के अंदर नियमों को बदल सकता था। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था, उसमें ऐसी ताकत थी जिससे वो मैट्रिक्स को अपनी मर्जी से मोड़ सकता था। उसी ने सबसे पहले इंसानों को जगाना शुरू किया, उन्हें मैट्रिक्स से बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन वो इंसान मर गया। उसके बाद एक भविष्यवाणी रह गई कि एक दिन वो फिर लौटेगा, जो कि एक नया मसीहा होगा जो मैट्रिक्स को तोड़ेगा और इंसानों को आजादी की ओर ले जाएगा। और मॉर्फियस को यकीन है कि वो इंसान नियो ही है, लेकिन नियो खुद इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता क्योंकि अभी तक उसे खुद पर यकीन ही नहीं है। धीरे धीरे नियो इस नई सच्चाई को समझने लगता है। अब उसे पता है कि उसकी पुरानी दुनिया नकली थी और असली दुनिया वो है जहाँ इंसान मशीनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या वो सच में मसीहा है? मॉर्फियस नियो को एक खास इंसान से मिलवाता है और एकल एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला है जो भविष्य के बारे में जानती है। कई लोग उस पर भरोसा करते हैं और मॉर्फियस भी मानता है कि उसकी बातों में बहुत वजन है। नियो को उसके पास ले जाया जाता है और एकल के घर के अंदर कुछ बच्चे भी होते हैं जो अजीब अजीब चीजें करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है ओरेकल से और एकल उससे मॉर्फियस, ट्रिनिटी और मसीहा के बारे में बात करती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो नियो से साफ तौर पर ये नहीं कहती कि वही मसीहा है। वो बस इतना महसूस कराती है कि उसमें क्षमता तो है लेकिन शायद अभी नहीं। नियो के अंदर का भरोसा और भी कमजोर हो जाता है, लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे उनके बिल्कुल पास आ चुका होता है। साइफर, जो मॉर्फियस की टीम का ही एक सदस्य है, उसे असली दुनिया से नफरत होने लगी थी जहां हर चीज में दर्द है, कमी है और संघर्ष है। वो अब ये सब और नहीं झेलना चाहता था। उसके लिए मैट्रिक्स भले ही झूठ हो लेकिन कम से कम वहाँ आराम तो था। एक नकली लेकिन खूबसूरत जिंदगी थी और यही लालच उसे एक खतरनाक फैसले तक ले जाती है। साइफर एजेंट स्मिथ से सौदा कर लेता है और वो तय करता है कि वो मॉर्फियस को एजेंट के हवाले कर देगा और बदले में मशीनें उसे वापस मैट्रिक्स में भेज देंगी, एक बेहतर जिंदगी के साथ जहाँ उसे सच्चाई याद भी न रहे। यानी वो अपनी आजादी बेच रहा था सिर्फ एक आरामदायक झूठ के लिए। और एकल से लौटते समय टीम पर अचानक हमला हो जाता है। पुलिस और एजेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, साइफर ने जानबूझकर उनका रास्ता खुला छोड़ दिया था ताकि दुश्मन उन्हें ट्रैक कर सके। एजेंट स्मिथ और उसके आदमी मॉर्फियस की टीम पर हमला करते हैं। मॉर्फियस खुद सामने आकर लड़ाई करता है ताकि बाकी लोग बच सकें, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और आखिरकार मॉर्फियस पकड़ लिया जाता है। ये पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि मॉर्फियस सिर्फ उनका कैप्टन नहीं, उनकी उम्मीद था। अब खतरा सिर्फ इतना नहीं कि उनका लीडर पकड़ा गया है, असल डर इससे कहीं बड़ा था। मॉर्फियस के पास एक ऐसी जानकारी थी जो अगर मशीनों को मिल गई तो सब खत्म हो सकता था। वो जानकारी है जायन के कोड्स। जायन असली दुनिया में इंसानों का आखिरी शहर था, आखिरी सुरक्षित जगह। अगर मशीनों को उनके कोड्स मिल गए तो वे जायन तक पहुंच सकते हैं और पूरी मानव रेजिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए मॉर्फियस का पकड़ा जाना सिर्फ एक इंसान का कैप्चर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खतरा था। उधर मॉर्फियस के जहाज पर हालात और भी खराब हो जाते हैं। साइफर अब खुलकर अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो बाकी क्रू मेंबर को एक इलेक्ट्रिक गन से एक एक करके मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसका प्लान यही था, जो भी मॉर्फियस को बचाने की कोशिश कर सकता है उसे रास्ते से हटा दो। और इस दौरान वह नियो का भी प्लग निकालने वाला होता है, लेकिन ऑपरेटर बच गया था। ऑपरेटर उसी गन से साइफर को मार देता है। उधर दूसरी तरफ एजेंट्स मॉर्फियस से पूछताछ कर रहे थे। उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह जायन के कोड्स हासिल करना। बाकी क्रू मेंबर मानते हैं कि अगर मॉर्फियस को बचाने की कोशिश की गई तो शायद सब मारे जाएंगे और अगर वो एजेंट्स के हाथों मारा गया तो भी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर नियो पहली बार एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि वो मॉर्फियस को बचाएगा। ट्रिनिटी भी उसके साथ जाने को कहती है। नियो और ट्रिनिटी एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन पर निकलते हैं। वह उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां मॉर्फियस को कैद करके रखा गया है और फिर शुरू होता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस। इधर दो लोग, उधर पूरी बिल्डिंग में हथियारों से भरी सिक्योरिटी पुलिस और एजेंट्स। लेकिन नियो और ट्रिनिटी बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म करते जाते हैं। और यहीं पर पहली बार नियो ऐसी एबिलिटीज दिखाना शुरू करता है जो पहले किसी ने इस तरह से नहीं देखी थी। उसकी स्पीड, टाइमिंग और रिएक्शन बहुत तेज हो जाता है। वो एजेंट जितना तेज तो अभी नहीं था, लेकिन अब वो उनसे डरकर भागने वाला पुराना नियो भी नहीं था। आखिरकार वे मॉर्फियस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन
अभी उसे छुड़ाना आसान नहीं था। एजेंट्स उसके आसपास थे, पूरी बिल्डिंग अलर्ट पर थी। फिर भी नियो और ट्रिनिटी हर मुश्किल के बावजूद एक हेलीकॉप्टर की मदद से मॉर्फियस को वहाँ से निकाल लेते हैं। तीनों किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। तभी एजेंट स्मिथ हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है, जिससे हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है। ट्रिनिटी मॉर्फियस और नियो को एक बिल्डिंग पर उतार देती है और हेलीकॉप्टर के साथ बिल्डिंग से टकराने वाली ही होती है, लेकिन नियो उसे बचा लेता है। अब तीनों भागते हुए एक ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर एक टेलीफोन बूथ होता है। यहीं से उन्हें मैट्रिक्स से बाहर निकलने का मौका मिल सकता था। दोस्तों, जब भी इनको इस नकली दुनिया से बाहर निकलना होता है तो ये लोग टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फियस और ट्रिनिटी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन नियो के पास निकलने का टाइम नहीं था, क्योंकि एजेंट स्मिथ वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले तक नियो हर बार एजेंट से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार नियो भागता नहीं, वह लड़ने का फैसला करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। नियो पूरी ताकत से लड़ता है, उसकी मूव्स पहले से बेहतर लग रहे थे। वो स्मिथ को टक्कर दे रहा था। ये देखकर खुद मॉर्फियस और ट्रिनिटी भी समझ जाते हैं कि नियो बदल रहा है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सच ये भी है कि एजेंट स्मिथ को हराना इतना आसान नहीं था। स्मिथ अभी भी ज्यादा डेंजरस था। आखिरकार नियो समझ जाता है कि अभी सीधी लड़ाई में टिकना मुश्किल है, और फिर वो एजेंट को ट्रेन के आगे फेंक कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। नियो भागते हुए मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए एग्जिट पॉइंट तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिथ उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो लगातार उसके पीछे लगा रहता है। नियो हर तरफ से रास्ता ढूंढता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्मिथ उसको पकड़ लेता है और फिर वो नियो को मार देता है। जिस इंसान से इतनी उम्मीद थी, जो शायद मसीहा हो सकता था, वो अब मर चुका है। बाहर जहाज पर बैठे सभी लोगों को यही लगता है कि अब सब खत्म हो गया। जिस इंसान पर मॉर्फियस ने इतना भरोसा किया, जिसे शायद द वन माना जा रहा था, वो अब उनके सामने मर चुका है। उसी वक्त ट्रिनिटी नियो के पास झुकती है और कहती है कि ऑरेकल ने मुझसे कहा था कि जिससे मुझे प्यार होगा वो मसीहा ही होगा। और अब ट्रिनिटी को समझ आ चुका था कि वो किससे प्यार करती है। वो नियो से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और अगर ऑरेकल सच बोलती है तो तुम मर नहीं सकते। और तभी नियो फिर से जिंदा हो जाता है। अब वो मैट्रिक्स को ऐसा देख पा रहा था जैसा एक मसीहा को दिखता है। यही वो समय था जब नियो सच में समझ जाता है कि वही मसीहा है। एजेंट स्मिथ और बाकी एजेंट्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन नियो बस अपना हाथ उठाता है और गोलियां हवा में रुक जाती हैं। यही साबित हो जाता है कि अब वो किसी आम इंसान की तरह नहीं लड़ रहा। वो उन गोलियों को देखता है जैसे कोई इंसान किसी प्रोग्राम को पढ़ रहा हो, फिर वो उन्हें नीचे गिरा देता है। स्मिथ उस पर हमला करता है। नियो स्मिथ के हर अटैक को आसानी से पढ़ लेता है। उसके लिए स्मिथ अब कोई अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक और प्रोग्राम था। फिर नियो कुछ ऐसा करता है जो पहले किसी ने नहीं देखा। वो स्मिथ के शरीर के अंदर चला जाता है और अंदर से ही उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। एक पल में एजेंट स्मिथ खत्म हो जाता है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उधर असली दुनिया में उनका जहाज भी सुरक्षित नहीं था। मशीनी दुनिया के डेडली हंटर्स अब उनके जहाज पर पहुंच जाते हैं। वे जहाज को घेर लेते हैं। अगर वे जहाज के अंदर घुस गए तो कोई नहीं बचेगा। क्रू के पास बचने का बस एक ही तरीका था, ईएमपी यानी एक ऐसा ब्लास्ट जो आसपास की मशीनों को तुरंत बंद कर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि नियो अभी भी मैट्रिक्स के अंदर है। अगर मॉर्फियस बहुत जल्दी ईएमपी चला देगा तो नियो का कनेक्शन कट जाएगा और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। नियो मैट्रिक्स से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, और जैसे ही नियो सुरक्षित बाहर आता है, मॉर्फियस तुरंत ईएमपी एक्टिवेट कर देता है। एक जबरदस्त झटका पूरे इलाके में फैलता है और जहाज को घेर कर खड़े सेंटिनल्स यानी मशीनी कीड़े एक एक करके बंद हो जाते हैं। वे सब नष्ट हो जाते हैं और सभी लोग आसानी से बच जाते हैं। फिल्म के आखिर में नियो मशीनों को एक साफ मैसेज भेजता है। वो उन्हें बताता है कि अब वो उस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करेगा जिसमें मशीनों ने पूरी मानवता को कैद कर रखा है, जो मशीनें उनसे छिपा कर रखना चाहती हैं। यानी नियो अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रहा, अब वो रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। और फिर आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक एंडिंग मोमेंट। नियो एक बार फिर मैट्रिक्स के अंदर खड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो उलझा हुआ हैकर नहीं है। वो ऊपर देखता है और फिर आसमान की तरफ उड़ जाता है। यहीं पर साबित हो जाता है कि भविष्यवाणी सच थी, नियो ही द वन यानी मसीहा है। लेकिन इसके साथ कहानी खत्म नहीं होती, असल में युद्ध अब शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मैट्रिक्स फिल्म की पूरी कहानी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए।